मित्रों, कृपया शांत हो जाएं। आज अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं। राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन जी और अरुण सिंह जी हैं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा जी और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी हैं। और अपने बीच देश का वह चर्चित युवा चेहरा जिसने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, ऐसे वरिष्ठ नेता, पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी दफ्तर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। राज तस्वीरें आप देख सकते हैं। जेपी नड्डा बीजेपी सदर ने उन्हें खंडवा पहनाया, गुलदस्ता पेश किया और बाकायदा बीजेपी में शामिल किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। 22 मेंबरान असेंबली के साथ होने का सिंधिया ने दावा किया है और इसी के साथ बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और दीगर बीजेपी के बड़े लीडरान इस वक्त दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का खंडवा पहने, जेपी नड्डा बीजेपी सदर की मौजूदगी में प्रकाश नड्डा जी बीजेपी में शमूलियत अख्तियार संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस पार्टी में शामिल होने के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानीय ज्योतिरादित्य जी, हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगीगण, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और वरिष्ठ साथीगण और यहाँ उपस्थित मीडिया के मेरे मित्र, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। और आज मैं याद कर रहा हूँ हमारी वरिष्ठतम नेता स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी को, जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थापना और स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान राजमाता सिंधिया जी का रहा है हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा को बढ़ाने में। हमारे लिए राजमाता जी आदर्श और हम सब के लिए वो एक दृष्टि और दिशा देने वाली नेता रहीं। उन्होंने पार्टी को शैशव काल से, राइट फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, जनसंघ एंड भारतीय जनता पार्टी, शी वर्कड डे इन एंड डे आउट फॉर द आइडियोलॉजी and for trying to see to it that the ideology grows in each and every part of the country. आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ज्योतिरादित्य जी का आना, इनके अपना स्थान और अपना नेतृत्व और अपनी नेतृत्व की प्रखरता, उन सबसे हम वाकिफ़ हैं।
लेकिन हमारे लिए आना इनका इस विचारधारा में हम मानते हैं कि ये परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य में वो शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए मैं इनको यह विश्वास देता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में मुख्य धारा में काम करने का सौभाग्य मिलेगा। एंड दिस इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ से एंड एवरी इंडिविजुअल has got his own contribution to develop the party. So I am very sure that he will also get the opportunity to participate in the activities of the party and see to it that Bharatiya Janata Party is an rightful instrument in changing the destiny of our country and developing it, और इसको जिसको हम कहते हैं कि परम वैभव पर ले जाने में जो राजनीतिक दृष्टि से एक अस्त्र के रूप में पार्टी काम कर रही है, उसका सदुपयोग करते हुए आपका भी योगदान हम सबको मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योतिरादित्य जी को स्वागत करता हूं और मैं ये भी चाहूँगा कि वह आज इस घड़ी में अपनी बातों को रखें। यहाँ उन्मुक्त वातावरण में उन्मुक्त तरीके से अपनी बात को रखने का पूरा वातावरण है। मंच पे आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहेब, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री और मेरे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे गृह राज्य से उपस्थित विनय सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा साहेब, अनिल जैन जी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, जय पांडा साहेब, जफर इस्लाम साहेब और मंच पर आसीन सभी गणमान्य सदस्यगण, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। मेरे जीवन में 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं, और मेरे जीवन में वो 2 दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया। एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए, और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020,
जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पूज्य पिताजी ने और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। और 3 मुख्य बिंदु हैं। एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है और उसी के साथ जो एक नई सोच, विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। मैं मानता हूं कि इस वातावरण में जहां राष्ट्र स्तर पर यह स्थिति हो चुकी है, वहीं मेरे गृह राज्य में जो मेरा दिल का भाग है, मेरा मध्य प्रदेश, एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी। लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। तो जहां आज किसान त्रस्त है, नौजवान भी बेबस हो चुका है, रोजगार के अवसर नहीं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं। और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। और जब यह स्थिति राष्ट्र स्तर पर अलग विडंबना, राज्य स्तर पर अलग स्थिति, और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज
अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाएं। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन 2 बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और उस जनादेश का एक सक्रिय, क्षमतावान और पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो क्षमता उनकी है, और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया है, योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। मैं आज नड्डा जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आज यह मंच उन्होंने मुझे प्रदान किया, और मैं उत्सुक हूं नड्डा जी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्व अध्यक्ष के दिखाए हुए रास्ते पर, और हजारों सैकड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अवसर मुझे मिलेगा। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं इन सभी महानुभावों का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन बस इतना ही। बीजेपी में शामिल हुए बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया और जेपी नड्डा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से खिताब कर फौरन अपनी बात खत्म की। तो नाज़रीन, देखा आपने आज बाकायदा बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जेपी नड्डा बीजेपी सदर ने शामिल कराया और अपने मन की बात भी रखी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने उनका खैर मकदम किया और कहा कि दोबारा वो अपने परिवार में लौट रहे हैं और ख़ानदान की जो पुरानी बातें हैं उनका भी जिक्र किया कि सिंधिया परिवार का, सिंधिया ख़ानदान का बीजेपी के साथ पुराना रिश्ता है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को माइक दिया और जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माइक संभाला, अपनी पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का और जेपी नड्डा बीजेपी सदर का कि वो दोबारा जो है घर वापसी कर रहे हैं। एक परिवार है जिससे पहले से भी ताल्लुकात रहे हैं सिंधिया ख़ानदान के, और साथ ही उन्होंने कांग्रेस में न रहने की वजूहात भी बताई। कांग्रेस के साथ जो दिक्कतें ज्योतिरादित्य सिंधिया को हुई हैं, और उन्होंने साथ में इस मौके पर अपने वालिद को भी याद किया जो 30 सितंबर 2001 को उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने वालिद को खोया था। और वहीं 10 मार्च 2020 जबकि वालिद की पैदाइश का दिन था, 2 बड़े फैसले, 2 बड़े हादसे उनकी ज़िंदगी के ये हैं कि उन्होंने आज बाकायदा कांग्रेस को छोड़ा है और वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज वो नहीं है जो पहले थी। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, दिल्ली तशद्दुद मामले में लोकसभा में बहस हो रही है। जैसा कि बताया गया था, इस पर बातचीत होगी
अमित शाह और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी बात करेंगे इस मामले पर। दिल्ली तशद्दुद मामले को लेकर लोकसभा में बहस हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली तशद्दुद मामला काफ़ी सियासी तौर पर गर्मा गया है। इस मामले को लेकर लोकसभा में काफ़ी हंगामाराई हो रही है। ऐसे में दिल्ली तशद्दुद मामले को लेकर लोकसभा में बहस हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जब होम मिनिस्ट्री है, उनका 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को क्यों उतारने पड़ा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी नहीं उतारते, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये होम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करते, सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपके ऑफिस में भरोसा नहीं किया था? तो ये क्या है, हिंदुस्तान में अभी 2 किस्म के पावर ऑफ सेंटर बनते जा रहे हैं, पीएमओ और एचएमओ। नहीं तो ऐसा किस लिए हुआ? अजीत डोभाल को क्यों उतारने पड़ा? जवाब आपको देना पड़ेगा। सर, ट्रक फुल्स ऑफ स्टोन, पीसेस ऑफ ब्रिक, construction debris were seen entering East Delhi during those days. How this could went unnoticed by government? Several residents claim that unruly elements continue to enter areas around Shimapuri, Bhajanpura, Mojpur, Jafrabad using similar routes. सर, यह दोनों सरकार, एक तो दिल्ली की सरकार हमारा केंद्र की सरकार है, और दूसरा दिल्ली की सरकार केजरीवाल जी की सरकार है। दोनों सरकार चुप्पी साधी रहे। दिल्ली की सरकार की मोहल्ला नेटवर्क, उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, चुप्पी साधी रहे। सर, इसलिए ये दंगा पीड़ित लोगों को देखभाल करने के लिए किसी को, उन लोगों को देखने का मौका नहीं मिला। मैं सर 2 बात करके छोड़ दूंगा। सर, एक बात मैं हमारा राजनाथ सिंह जी उपनेता है, उनको बताना चाहते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू जी थे तब दिल्ली में दंगा हुआ था। पुराने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू साहब खुद दंगा के सामने हाथे लाठी लेकर उतर पड़े थे, दंगा को रुका था। किंग्सवे कैंप में जहां पीड़ित लोग थे, जवाहरलाल नेहरू जी गए। एक बुढ़िया ने जवाहरलाल नेहरू जी को कलर पकड़ी और कहने लगे कि जवाहरलाल, आप तुम यहां आए हो? तो जवाहरलाल ने जवाब में कहा कि आप इल्जाम लगाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाए। हो सकता है आपका इल्जाम सही हो सकता है, क्योंकि बुढ़िया कहने लगे आप तुम आए हो, तुम कुछ काम करने के लायक नहीं हो। तो जवाहरलाल नेहरू उनको कहा कि माता जी, मैं कुछ करे या ना करे, कम से कम हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री को कलार पकड़ने की अधिकार तो आपको दिए हैं। तो हिंदुस्तान की एक बुढ़िया जवाहरलाल नेहरू के कलार पकड़ने की अधिकार मिला था, वो जवाहरलाल नेहरू का जमाना था। आज अंकित शर्मा मरे हैं, इतने सारे 53 आदमी मर चुके हैं, ना हमारा प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री कभी किसी को घर में गए हैं? कभी किसी को घर में जाके आपने उनको आपने भरोसा दिलाया है? क्यों? ये का जिम्मेवारी नहीं था आपको? अब बताइए, ये का जिम्मेवारी नहीं था? आप कहते हैं कि होली का त्योहार है, हम किसी से नहीं मिलेंगे। अरे, कोरोना तो है हिंदुस्तान में, कोरोना से आम आदमी से ज्यादा डर आपका है। आपका ज्यादा डर है। कम से कम मास्क लेकर आप निकल सकते थे। आप कम से कम दंगा पीड़ित इलाकों में मास्क लेकर घुमा करते थे। आपको देखने से सबको पता चलता कि अमित शाह जी आए हैं। जहां अजीत डोभाल जा सकते, वहां क्यों आप नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? तो इसलिए हमारी आपके विरोध में हमारा एलिगेशन है। पीएम प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हमारा आरोप है, क्योंकि वो देश की प्रधान होते हैं, आप गृह मंत्रालय, आपको देखभाल करने की जिम्मेवारी होते थे कानून व्यवस्था के। आप दोनों ये रायट जब होते थे, दंगा जब होते थे, आपने खुलेआम ये दंगा को होने दिया, आपने कुछ नहीं कहा। इसलिए 3 दिन के बाद आपका नींद टूटे, प्रधानमंत्री जी कुछ कहने लगे। आपने बहुत दिन के बाद आपने भी 2-4 ट्वीट किए हैं, लेकिन कहीं जगह आपने नहीं कहा। आपको क्या ये नहीं लगते ये आपके लिए सही कदम नहीं था? ये क्या आपको नहीं लगते आप जो करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाए और आप नहीं करे? तो इसलिए हमारी तरफ से ये सरकार से हम कई मांग करते हैं। वो मांग एक नंबर ये है कि इन द लाइट ऑफ द स्केल ऑफ वायलेंस
and consequential loss है, ये पढ़ने के छोड़ देते हैं, 7-8 पॉइंट है छोटा छोटा. In the light of the scale of violence and consequential loss of life and property, we strongly demand the resignation of Home Minister Amit Shah ji. The failure of the intelligence acts and omission of the Delhi police and the overall failure of the Home Ministry officials in failing to prevent the violence and bring back normalcy are sufficient grounds for the dismissal of Home Minister. क्यों आपको रहने नहीं चाहिए वो भी बता दिया सर. FIR should be filed immediately by the Delhi police against all perpetrators as well as inciters, including MOS for Finance Anurag Thakur, BJP MP Prabhas Verma, BJP leader Kapil Misra and BJP MLA Abhay Verma. Since the police have expressed their apprehension about the two SIT's limited mandate as well as BJP complicity in the committee, that we urge that a judicial inquiry be conducted with a sitting judge of the High Court, Supreme Court to ensure impartial inquiry. सर अभी भी मैंने गया था अंकित शर्मा जी का घर, मैंने और तरह गए थे, सोलंकी जी के घर गए जिनके भाई की मौत हो गई थी. सर वहां लोग कहते हैं कि SIT तो गठन हुए हैं लेकिन जिसके मर्जी उसको उठा के ले जाते हैं रात में. ये देखना चाहिए, लोगों के अंदर डर खौफ पैदा हुए हैं सर, लोगों के अंदर भयभीत की माहौल अभी बरकरार है. सर बात यह है कि वायलेंस तो अभी घट गए हैं लेकिन डर अभी बरकरार है, ये आपको थोड़ा देखना चाहिए. सर बोथ द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट identify the responsible bureaucrats and police officers and ensure they face due procedure for dereliction of their duties and charge them for utter incompetence and inefficiency in handling the situation. State government should provide immediate relief, establish sufficient relief centers and provide rehabilitation as well as legal, medical and other kinds of support to the victims and affected people. Third, the state government should ensure adequate support to all the relief centers and subsequently ensure rehabilitation of all the people affected and distressed and their safety. Third, the state government immediately conduct a comprehensive damage assessment in the affected areas and provide compensation commensurate with the loss of life and property. We also recommend an independent monitoring system be established to monitor government operations in affected areas and to ensure the rights of the affected families to adequate protection, compensation, relief and rehabilitation. Third, state government should restore certificate of students which have been destroyed during the riot, take sufficient measures to support students for their examination and ensure they do not lose the entire academic year. Sir, Aman Committee should be formed by the state government in Mohalla where it is required, consisting of members of all communities. Sir, Delhi government should ensure interest-free loans are extended to all the owners of commercial establishments and those in the informal sector over and above the compensation for their losses. In order to quicken the healing process of the affected families, especially women and children, the state government support and facilitate NGOs involved in grief and trauma. That the efforts of citizens, collectives and individuals in providing relief and support to the victims and affected people should be lauded. We appeal to the people of Delhi and the country to extend their support to their efforts. Sir, इसलिए हम कहते हैं ये सरकार की सरासर नाकामियां है, निकम्मी सरकार, और ये निकम्मी सरकार में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हमारा उम्मीद था, वो भी हमें पूरा नहीं हुआ. इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा ये चर्चा में प्रधानमंत्री भाग ले. हमारे ये चर्चा में आदरणीय अध्यक्ष जी, आज इस दुखद घटना पर हम सब चर्चा के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं. हम सब इस विषय से आहत हैं. मरने वाला किसी भी धर्म का हो लेकिन वो भारतीय था, ऐसा मैं मानती हूँ कि वो भारतीय ही था. बांग्लादेश से आए हुए कुछ घुसपैठिए हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है. अध्यक्ष जी, 51 लोगों की मृत्यु हुई है और 500 लोग अस्पतालों में उपचार के लिए हैं. इसकी पुनरावृत्ति देश में कहीं ना हो, इस उम्मीद के साथ हम लोग अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर चर्चा करेंगे. इसकी मैं उम्मीद तो जरूर कर सकती हूं, लेकिन ये कहना आसान है, करना जरा मुश्किल है. खासतौर पर जब
कुछ लोगों ने इसके राजनीतिक फायदे उठाए हों। और जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन सामने आती है तो पता चलता है कि अंकित शर्मा नाम का एक आईबी के अफसर को 400 बार चाकू मारा गया और पोस्टमार्टम में उसकी अंतड़ियां यानी इंटेस्टाइन खींचकर बाहर निकाली गई हों। आप मुझे बताइए किस दंगे में इस तरीके की हरकत करने का समय होता है। और अरे सुनने की कुव्वत रखिए जी, सुनने की कुव्वत रखिए। मैं आपको ये इसलिए कहना चाहती हूं कि इस तरीके की घृणा और नफरत, इस तरीके की घृणा और नफरत सिर्फ एक कट्टरपंथी ही कर सकता है। और उस कट्टरवाद को पनपाने वाले लोग कौन हैं, आज मुझे लगता है इस सदन को उस पर भी चर्चा करनी होगी। और खास तौर पर अगर इसकी डिटेल में जाया जाए तो सीलमपुर का वो इलाका है जहां 2018 में आईसिस का एक मॉड्यूल तोड़ा गया था और बहुत सारे बॉम्ब और बाकी चीजें 2019 में उस जखीरे को निकाला गया था। तो इसके पीछे ये साजिशें भी सामने आई हैं कि पीएफआई के लोगों की कुछ फंडिंग है, आईसिस से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और जॉर्ज सोरोस नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक हंगरी से निकला हुआ व्यक्ति जो कि आज अमेरिकन सिटीजन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, $1 बिलियन उसने देने का कि भारत के नेशनलिज्म को खत्म करने के लिए उसने प्लेज किया है। और उसकी जो संस्था है ग्लोबल ओपन सोसाइटीज, उसमें बोर्ड मेंबर कोई और नहीं बल्कि हर्ष मंदर है जो कि एनएससी के भी मेंबर थे। और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई थी, कब बनाई थी, किस कारण से बनाई थी, उसका जवाब तो मुझे 100% मालूम है, अधीर जी को बहुत अच्छे से पता होगा। और साथ ही जब अधीर जी ने इस तरीके की बातें की हैं तो मैं इनको मुसोलिनी का एक और कांड बता देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि हेडगेवार के गुरु मुसोलिनी थे, तो शायद उनको पता नहीं कि आपके पीछे जो व्यक्ति बैठे हैं उनके नानाजी मुसोलिनी की आर्मी में काम करते थे। ये भी जरा पता कर लीजिएगा। तो इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो कि हमेशा याद रखे जाते हैं, और जब आप दूसरों के घावों को कुरेदते हैं तो याद करिए कि वो आपकी तरफ भी जरूर उठेंगे प्रश्न। दुख की बात यह है कि इन सब चीजों से एक बात सामने आई कि एक संगठित रणनीति थी, और ये संगठित रणनीति उन्हीं शक्तियों द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन का तरीका था जो कि आज राजनीतिक समर्थ अपना खो चुके हैं। और इस पूर्व नियोजित साजिश के तहत इस काम को मुकम्मल किया गया। फैजल फारूक नाम के व्यक्ति जो कि राजधानी स्कूल के नाम से एक स्कूल चलाते हैं, उनका स्कूल सलामत है, लेकिन अरुण नाम के एक स्कूल को जला दिया जाता है, दोनों बगल में हैं। ताहिर हुसैन की इमारत, ताहिर हुसैन, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया तो मुझे लगा कि मैं पीछे ना रह जाऊं आपसे, तो मैं नाम लेकर बताना चाहती हूं। ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनके घर की इमारत से कई सारी बॉम्ब फेंके गए। कैटापुल्ट यानी गुलेल जिसको कहा जाता है, वो गुलेल, अरे तो गुलेल का इस्तेमाल हुआ, और गुलेल का इस्तेमाल इस दंगे में बंदूक और गोलाबारी से भी कहीं अधिक घातक साबित हुआ। आप मुझे बताइए किसके घर के ऊपर लोहे के एंगल को जमाकर गुलेल रखी जाती है।